मैं डॉक्टर राजकुमार भैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। हमने पूर्व के वीडियो में आपको अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स, अरस्तु के दास्ता संबंधी विचार, अरस्तु को प्रथम वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है आदि के बारे में आपको हमने बताया था। आज के टॉपिक के रूप में हम अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों को लेकर आपसे चर्चा करेंगे। अरस्तु ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक को बहुत महत्वपूर्ण माना है, जिसमें अरस्तु ने संविधानों के वर्गीकरण के साथ साथ नागरिकता जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रकट किए हैं। तीसरी पुस्तक में वह घोषणा करता है कि राज्य स्वतंत्र मनुष्यों का समुदाय है, स्वतंत्र मनुष्य से मिलकर राज्य का निर्माण हुआ है और राज्य व्यक्ति का ही विराट रूप है। नागरिकता के स्वरूप और परिभाषा के बारे में अरस्तु का ये मत है कि राज्य का निवासी होकर भी कई परिस्थितियों और कारणों से व्यक्ति राज्य का नागरिक नहीं होता है। मतलब राज्य में वो निवास करता है, राज्य का वो रहने वाला है, मगर बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हैं जिनके कारण या बहुत सारी ऐसे सरकमटेंसेज हैं जिसके कारण वह राज्य का नागरिक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? उसके अनुसार पहला, नागरिकता यानी पोलिटिस किसी विशेष राज्य या स्थान में निवास से नहीं मिल सकती। यदि ऐसा होता तो किसी राज्य में रहने वाले विदेशी व्यापारी और दास भी उसके नागरिक समझे जाते। यानी कोरे निवास के आधार पर ही किसी को नागरिकता नहीं मिल सकती। अगर ऐसे मिले तो जो विदेश से आकर जो व्यापार करते हैं विदेशी व्यापारी और जो दास लोग हैं उनको भी नागरिक समझा जाने लग जाता। दूसरा, कानूनी अधिकार प्राप्त होने से ही किसी व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता। यानी मान लो किसी व्यक्ति को कानूनी अधिकार मिल गए, उसी के आधार पर उसको नागरिक नहीं कह सकते। न्यायालय में अभियोग चलाने और अभियुक्त बनने से ही कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता, क्योंकि संधि के द्वारा भी विदेशियों को उक्त अधिकार दिए जा सकते हैं। तीसरा, नागरिक की संतान होने से भी कोई व्यक्ति नागरिक नहीं बन सकता। चौथा, राज्य से निर्वासित और मताधिकार से वंचित व्यक्तियों को राज्य का नागरिक नहीं माना जा सकता। पांचवा, उन बच्चों को जिनका नाम अल्पायु के कारण नागरिकों की सूची में सम्मिलित नहीं हुआ है और उन बूढ़ों को जो नागरिकता के कर्तव्य से मुक्त कर दिए गए हैं, नागरिक नहीं माना जा सकता। छठा, उस व्यक्ति को नागरिक नहीं माना जा सकता जिसे राज्य द्वारा केवल सम्मान के लिए नागरिक बना दिया गया है, जैसे अंगीकृत नागरिक, नेचुरलाइज सिटीजन। सातवां, इसके अतिरिक्त उन व्यक्तियों को भी नागरिक नहीं माना जा सकता जिनके माता पिता किसी राज्य के नागरिक हैं और जिसने उसी राज्य में जन्म लिया है। इस आधार पर उन व्यक्तियों को हम नागरिक नहीं मान सकते, उपयुक्त जो हमने आपको बताया। अरस्तु निवास, जन्म स्थान या कानूनी अधिकार को नागरिकता का अधिकार नहीं मानता है। अरस्तु के अनुसार कोई व्यक्ति अगर कहाँ का रहने वाला है वहाँ का रहने वाला है। यदि उसका जन्म हुआ है या कानूनी आधार पर उसको अधिकार मिले हैं तो हम उन सब लोगों को नागरिक नहीं कह सकते अरस्तु के दृष्टिकोण से। तो प्रश्न ये है कि फिर नागरिक है कौन? जब हम जन्म स्थान के आधार पर अरस्तु नहीं बताता है, निवास के आधार पर नहीं बताता है नागरिक, कानूनी अधिकार के आधार पर वो नागरिक नहीं मानता है, तो फिर वो किस आधार पर नागरिक मानता है? ये बड़ा प्रश्न है।
इसका उत्तर देते हुए अरस्तु कहता है कि जो व्यक्ति किसी राज्य के विधि निर्माण या न्याय प्रशासन में हिस्सा लेने में समर्थ होता है उसे हम उस राज्य का नागरिक कहते हैं। अर्थात राज्य के जो कानून निर्माण में, न्याय के प्रशासन में जो भी व्यक्ति या जो भी बुद्धिशाली लोग इसमें भाग लेते हैं, इसका हिस्सा होते हैं, तो उन सब लोगों को नागरिक माना जा सकता है। राज्य उन नागरिकों का समुदाय होता है जो जीवन निर्वाह के लिए पर्याप्त साधनों से सुसज्जित होते हैं। नागरिक वह है जो न्याय के प्रशासन में भाग लेता है, जो साधारण सभा का सदस्य होने के नाते विधायक कार्यों में भाग लेता है। क्योंकि अरस्तु का युग, अरस्तु का समय नगर राज्य का समय था। इस समय राज्य के सभी नागरिक साधारण सभा के सदस्य होते थे। राज्य के भागों में क्षेत्र अथवा व्यक्तियों के अनुपात में छोटे छोटे न्यायालय स्थापित थे, जिनमें न्यायाधीश का नंबर बार चुनाव होता था। इससे प्रत्येक नागरिक को जूरर अथवा न्यायाधीश बनने का अवसर प्राप्त होता था। यानी नगर राज्य में लोगों की संख्या कम थी, तो इसलिए प्रशासन में या न्यायिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति की भागीदारी होती थी। जिन लोगों की भागीदारी होती थी वो लोग नागरिक कहलाते थे अरस्तु के दृष्टिकोण से। दासों और श्रमिक व्यक्तियों को नागरिकता से वंचित करने का कारण यह है कि नागरिकता एक विशेष गुण, उसके लिए योग्यता विशेष की आवश्यकता होती है। ये योग्यता उन्हीं के पास हो सकती है जिनके पास अवकाश होता है। यानी दास और श्रमिक नागरिक नहीं हो सकते क्योंकि उनके पास किसी प्रकार का विशेष गुण नहीं होता है। और ये जो योग्यता होती है उन्हीं लोगों के पास होती है जिनके पास क्या होता है, अवकाश होता है। उसके अनुसार जिन कार्यों को करने के लिए मनुष्य अपनी आर्थिक तथा भौतिक आवश्यकताओं के कारण विवश है, उनके अतिरिक्त लगभग सभी क्रियाएं अवकाश के अंतर्गत आती है। शासन करने की राजनीतिक क्रिया, सार्वजनिक सेवा, युद्ध करना जिसमें साहस के गुण का प्रस्फुटन होता है, अपने सभी नागरिकों के साथ निर्भय करना जिसके लिए संयम, उदारता, विशाल हृदयता तथा साचार्य के गुण आवश्यक है। खेलकूद, नाट्य कला में भाग लेना और अंत में विज्ञान तथा दर्शन को प्राप्त करने का प्रयत्न इस अवकाश में सम्मिलित है। संक्षेप में अरस्तु के नागरिकता संबंधी विचारों से एक नागरिक की निम्नलिखित योग्यताएं उभर कर सामने आती है। क्या क्या योग्यताएं हैं जिनके आधार पर व्यक्ति को नागरिक माना जा सकता है? शासन करने और शासित होने की क्षमता हो, भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो, कारीगर या मजदूर नहीं हो, स्त्री नहीं हो और वयस्क होना चाहिए। तो ये सारी योग्यताएं अरस्तु के द्वारा बताई गई नागरिकता के लिए। पहले तो शासन करने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, शासित होने की उसमें क्षमता होनी चाहिए, भौतिक और आर्थिक चिंताओं से मुक्त हो, अर्थात वो इतना संपन्न होना चाहिए कि वो रोटी कपड़े मकान में उलझ कर न रह जाए, कारीगर या मजदूर नहीं होना चाहिए, वह स्त्री नहीं होना चाहिए, अर्थात स्त्री को भी वो नागरिकता नहीं प्रदान करता है, और वो वयस्क होना चाहिए, अल्प वयस्क नहीं हो। नागरिकता के गुण या नागरिक के गुण, क्या श्रेष्ठ नागरिक में भी वही सद्गुण होना चाहिए जो श्रेष्ठ मनुष्य में होना चाहिए या कुछ और? परंतु ये चर्चा आरंभ करने से पहले हमें नागरिक के लिए उपयुक्त गुण के बारे में सामान्य धारणा अवश्य बना लेनी चाहिए। इसी तरह नागरिक में फर्क होता है, परंतु समुदाय का उद्धार उन सब का सामान्य ध्येय होता है। यह समुदाय संविधान है, अतः नागरिक का सद्गुण उस संविधान से जुड़ा होना चाहिए जिसका वह सदस्य है।
परंतु श्रेष्ठ नागरिक हम उसे कहते हैं जिसमें एक ही सद्गुण हो, अर्थात जो पूर्ण सद्गुणों से संपन्न हो। तो श्रेष्ठ नागरिक कौन होगा? जो सद्गुण से परिपूर्णता होगी, जिसमें जो सद्गुण से संपन्न होगा, वो व्यक्ति श्रेष्ठ नागरिक होगा। अरस्तु लिखता है कि अच्छे नागरिक को दोनों में समर्थ होना चाहिए, उसे स्वतंत्र व्यक्ति की तरह शासन करना भी आना चाहिए और स्वतंत्र व्यक्ति की तरह आज्ञा पालन करना भी, क्योंकि ये दोनों नागरिक के सद्गुण है। अर्थात वो एक अच्छा शासक भी होना चाहिए और एक अच्छा आज्ञाकारी नागरिक भी होना चाहिए। ये दोनों तरह के गुण उसमें होने चाहिए। अगर ये दोनों तरह के गुण उसमें है तो वो एक अच्छा श्रेष्ठ नागरिक माना जाएगा, क्योंकि वो अच्छी तरह कानून का पालन भी करता है और पालन करवाता भी है। क्योंकि ये शासन का संयम और न्याय शासित के संयम और न्याय से भिन्न होता है, परंतु श्रेष्ठ मनुष्य के चरित्र में दोनों बातें होने चाहिए। नागरिकता संबंधी अरस्तु के दृष्टिकोण में तथा आधुनिक दृष्टिकोण में एक बहुत बड़ा अंतर है। रोस के शब्दों में अरस्तु की नागरिकता संबंधी अवधारणा आधुनिक अवधारणा से अत्यंत अलग है, भिन्न है, क्योंकि उसके दृष्टिकोण में प्रतिनिधि सरकार नहीं अपितु प्राथमिक सरकार है। अरस्तु ने अपनी नागरिकता की परिधि को अत्यंत सीमित करके न केवल नगर राज्य के बहुमत को ही नागरिकता से वंचित किया है, बल्कि उपनिवेशों के वासियों को भी नागरिकता से विमुक्त कर दिया है। ये अरस्तु की आलोचना की जाती है कि वो ये जो नागरिकता की उसके द्वारा जो संकीर्ण विचार दिए गए, उसकी कई विद्वानों द्वारा आलोचना की गई। वो नगर राज्यों में ही परिधि में इसको सीमित कर देता है और ये उपनिवेशवासियों के लिए भी जो द्वार नागरिकता के खुलते हैं उसको भी विमुख कर देता है। धन्यवाद।